नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। सबसे पहली बात, मेरा आपसे एक सवाल है और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट कैसा है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और एकदम ईमानदारी के साथ बताना कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और जो इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये सब कैसा लगता है आपको और क्या आपको लगता है कि जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, है ना, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा कंटेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अच्छा सामग्री दे पा रहा हूँ। आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या सही दे रहा हूँ या फिर ठीक नहीं है ना। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ और आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए, सभी लोग दीजिए, जितने भी विद्यार्थी देखते हैं सब लोग कमेंट करके बताइए कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कैसा है, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, जुड़ करके हमारे साथ हैं, तो उन लोगों को भली भांति पता है, लेकिन फिर भी वो भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। बाकी चलो हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है ये 37 नंबर का ये क्लास है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, बिहार में जितनी वैकेंसियों की चर्चाएं अभी चल रही है लेटेस्ट में, और जितना भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, हरियाणा में जितनी वैकेंसी है, हर स्टेट में जितनी भी वैकेंसी है ना, उन सभी के लिए ये क्लास, एक ही क्लास काफ़ी है। आप बस इसको देखो और फिर इसमें 50 मैराथन क्लास आपको दिया जाएगा, है ना, और टोटल 37 मैराथन कंप्लीट हो चुके हैं, 36, और ये 37वां पे हमने हाथ लगाया हुआ है। देखिए 926 नंबर का सवाल है और ये आज का पहला सवाल है। 926 नंबर का सवाल आपके लिए आज का पहला सवाल है। व्हाट इज़ द पर्पज इंक्लूडिंग इंडक्शन EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन ए DC मोटर विल इट द रनिंग, है ना, चलते समय DC मोटर में विद्युत चुंबकीय बल जिसको EMF कहते हैं वो प्रेरित होता है, उसका उद्देश्य क्या है ना। फैराडे के नियम के द्वारा जब हम किसी भी DC मोटर में सप्लाई देते हैं DC वाली, तो फैराडे के नियम के द्वारा कॉइल में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित EMF। उस प्रेरित EMF को उत्पन्न करने का हमारा क्या पर्पज होता है ना। तो पर्पज तो देखो ये होता है कि ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ये क्या करता है, अपोजिट करता है, अपोज करता है ना, यानी कि प्रयुक्त वोल्टता। प्रयुक्त वोल्टता का मतलब क्या हुआ, सप्लाई वोल्टता। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई वोल्टता। जो सप्लाई वोल्टेज है उसी के कारण तो ये बैक EMF उत्पन्न हुआ है और उसी का ये विरोध करता है ना। और विरोध कराते कि क्यों है हम लोग, क्योंकि देखिए विरोध करने का मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसकी प्रतिरोध बहुत कम होती है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट बहुत ज़्यादा चलती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा को ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर चलते समय मोटर में अगर बैक EMF का मान 0 हो जाए तो मैक्सिमम करंट के कारण आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाती है ना। इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये जो है बैक EMF है, यही आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करती है। आप सभी को पता है ये बात कि स्टार्टिंग में मोटर 5 से 7 गुना करंट फुल लोड की तुलना में ज़्यादा लेता है। तो इस मैक्सिमम करंट को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो मोटर की कॉइल हमारी जल जाएगी। और दूसरी बात जो सवाल पूछता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि जो बैक EMF है इसकी दिशा कैसे निर्धारित की जाती है, तो इसकी दिशा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के द्वारा इसको हम ज्ञात करते हैं। और जो सप्लाई वोल्टता होती है, सप्लाई वोल्टेज जो होता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात होता है। यानी कि दोनों की जो
पोलरिटी होती है, दोनों वोल्टेज की जो ध्रुवता होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है, अलग अलग दिशा में होते हैं ना। तो आंसर आपका प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना, ये इसी के कारण उत्पन्न हुआ था और इसी का ये विरोध करेगी, है ना। तो पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ करंट इज यूज फॉर इंसुलेशन टेस्टिंग, रोधन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसका आंसर बताना। तब से बताइए, दिष्ट धारा मतलब कि डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट। तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने लगा रखा है, इस पे आप देखना, मैं थोड़ा इसको और जूम कर दूं, है ना, ताकि चीज़ें और बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ से आप देखिए, है ना, ये एक डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ये है मैगर का, मैगर के अंदर की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, कौन सा, हैंड ड्राइव जनरेटर। हैंड ड्राइव जनरेटर मतलब कि वही जो सिंपल वाली जनरेटर होती है जिसको हम लोग हाथ से घुमाते हैं। तो हाथ से घुमा करके इसको क्या दिया जाता है, हाथ से घुमा करके इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है ना। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जनरेटर का काम है, और जनरेटर इसको क्या बदलता है, इसको ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुआ है ये डीसी है हमारी, और ये 500 से लेकर के 1000 वोल्ट के करीब ये उत्पन्न करता है। कितना, 500 से लेकर के 1000 वोल्टेज के करीब उत्पन्न करता है। जब इस मैगर के दो टर्मिनल होंगे, है ना, तो दोनों टर्मिनल को जब हम मापन करते हैं तो एक कॉइल से लगाते हैं और दूसरा एक बॉडी से, है ना। और ऐसे करने से एक बहुत ही लो अमाउंट का करंट चलता है, उसी करंट के जरिए हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस माप पाते हैं, है ना, उसी करंट के जरिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस माप पाते हैं। तो यहाँ पर डीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीसी उत्पन्न करता है ये मैगर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट जब ये करता है तो 500 से लेकर 1000 वोल्टेज के बीच ये डीसी जनरेट करता है ना। दिष्ट धारा इसका करेक्ट आंसर है। और मापन ये जब भी करेगा ये मेगा ओम में करेगा, है ना, मापन किस में करेगा, ये मेगा ओम में करेगा। इसीलिए जो छोटे मान वाले उपकरण होते हैं ओम मीटर, उसके जरिए आप इसका मापन कभी नहीं कर पाएंगे। मेगा ओम बहुत बड़ी इकाई होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है ना। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सवाल है, बहुत कम सवाल पूछा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देख लो, बस इक्का दुक्का सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है ना। लेकिन फिर भी अभी देखना इसका सॉल्यूशन क्या है कि बाइनरी अंकी प्रणाली, यानी कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं। बाइनरी सिस्टम में तो 2 ही अंक होते हैं, कौन सा, एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 को हम क्या कहते हैं, ऑफ यानी कि बंद, है ना। और 1 का मतलब क्या हो गया, ऑन यानी कि चालू, देखना जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें हजारों की संख्या में, है ना, सैकड़ों हजारों की संख्या में उसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं। उस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कराना ज़रूरी होता है। जब ऑन ऑफ होते हैं तभी वो करंट का प्रवाह होता है। तो ऑफ का मतलब कि कोई धारा का प्रवाह नहीं, ऑफ का मतलब कोई धारा का प्रवाह नहीं, और चालू का मतलब कि धारा का प्रवाह होना, तो ये होता है 0 और 1 का मतलब। और जब ये धारा का प्रवाह होंगे तो कंप्यूटर जो है ये डेटा को स्टोर करेगा, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करेगी। तो बाइनरी अंक जो होते हैं ये इस सिस्टम में 2 बाइनरी अंक होते हैं, है ना, इसको हम बिट्स बोलते हैं। और एक होता है बिट 0, दूसरा होता है 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन और ऑफ का मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। बहुत आसान सा एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ द मेन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मेन केस क्या हो सकता है? औजारों का जानकार होना, ये तो अच्छी बात है, औजारों की जानकारी होना चाहिए। सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, है ना, जो सेफ्टी सिंबल हैं उन सभी का ज्ञान है आपका कि नहीं, आपके पास कि नहीं। अगर ज्ञान है तो फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा आपका। खतरे के प्रति सजग ना होना, यानी कि अवेयर ना होना, खतरे के प्रति अवेयर ना होना, मतलब कि आपको पता है कि वहाँ पर हाई वोल्टेज है, वो एरिया डेंजरस एरिया है, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करके वहाँ पर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो खतरे के प्रति अगर आप सजग ना होंगे तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए बोला जाता है कि खुद की सेफ्टी सबसे पहले, अगर जान है तो जहान है ना, तो खुद की सेफ्टी सबसे पहले और बाकी चीज़ों की सेफ्टी बाद में। एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, जानकारी बहुत कुछ आपको दे जाएगा, ध्यान से सुनना कि 930 नंबर का सवाल है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है, कौन सा आवेश? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य। देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो मैं बड़ा इत्मीनान के साथ उसको समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन कहाँ पर होंगे? ये होंगे नाभिक में, प्रोटॉन ये होंगे कहाँ पर? नाभिक में। और प्रोटॉन को लिखा जाता है P+, यानी कि इसमें कैसा आवेश होगा? इसमें होगा धनात्मक। इसमें कैसा चार्ज होगा? इसमें धनात्मक चार्ज होगा। ये जो आपको चक्रीय क्रम में घूमता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में जो आपको ये राउंड शेप में दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो ऋणावेश चार्ज होता है, मतलब कि निगेटिव आवेश होता है। ये तो बात रही चार्ज वाली। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई एटम है ना, कोई परमाणु है, परमाणु का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा नाभिक होती है। कौन सा? न्यूक्लियस। कितना? पूरे एटम्स का 95%, 95% भाग जो होता है ना उसका नाभिक होता है। बाकी जो कक्षक होते हैं ये केवल 5% होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना। अब देखो प्रोटॉन के अंदर चार्ज कैसा कितना होगा? तो प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, ये इसका अपना चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, ये इसका चार्ज है ना। तो एक बात तो यहाँ से तय हो गया कि दोनों का चार्ज सेम है ना, बस प्लस और माइनस में है। इसीलिए ये दोनों का जो सदिश योग है ये 0 हो जाती है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, इसमें और क्या है? इसमें और है न्यूट्रॉन। इसलिए जो न्यूट्रल तार होता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। एक बात आपको बताऊं, बड़ा ही ज़रूरी बात है, उसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, धारा का प्रवाह तो यही कराते हैं। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? धारा प्रवाह कराना। लेकिन प्रोटॉन का काम क्या है पता है? इस प्रोटॉन का काम होता है कि जो ऑर्बिटल में क्या घूम रहे हैं, ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, कक्षक में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। और नाभिक में है आपका प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज अगर अलग अलग पोल के हैं, प्लस और माइनस, तो ये आपस में अट्रैक्शन होते हैं, आपस में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। तो जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और परमाणु के सेंटर में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी सेंटर में ला नहीं पाएगा। कहाँ तक लाएगा? जो नाभिक के सबसे करीब वाला कक्षक है उस कक्षक में इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके लाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो परमाणु है ना, जो परमाणु है, परमाणु को संतुलित करने के लिए, संतुलित करना, परमाणु को संतुलित करना, ये इसका काम है। परमाणु को क्या करना? संतुलित करना, ये प्रोटॉन का काम होता है। और न्यूट्रॉन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि देखना, नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, यानी कि जब दो प्रोटॉन आपस में एक साथ मिलेंगे तो
सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, है ना। तो इस प्रतिकर्षण गुण को कम करता है न्यूट्रॉन, क्योंकि बीच में अगर न्यूट्रॉन आ गया तो प्रतिकर्षण का गुण कम लगेगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन्स का कार्य होता है कि प्रतिकर्षण का गुण कम करना, प्रतिकर्षण का गुण कम करना, ये किसका काम है? ये न्यूट्रॉन का काम है ना। तो ये पूरा टोटल माजरा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का काम धारा प्रवाह कराना, प्रोटॉन का काम परमाणु को संतुलित करना, न्यूट्रॉन का काम प्रतिकर्षण का गुण कम करना, है ना। ये काम है इसका, इन तीनों का काम है बेसिकली, ठीक है ना। तो चलिए, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल थ्योरी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के बारे में तो धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव भी सेम होता है जितना पॉजिटिव में होता है, इसलिए दोनों का एवरेज 0 हो जाती है, और न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल में कोई करंट नहीं चलता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि यदि 10 कूलम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चाल से 2 सेकेंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उन छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है तो? यदि उन छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए पहले करंट ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर V/I और I हमारे पास नहीं है, और I ज्ञात करने के लिए आपके पास होना चाहिए कूलाम और समय, कूलाम बटा समय। तो कूलाम है कितना? 10 कूलाम, और समय है 2 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 5 एम्पियर, करंट आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। अब ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R, R बराबर V/I। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, और करंट चल रही है 5 एम्पियर, है ना। ये कितना आ गया? 2 ओम आ गया। आंसर होगा 2 ओम, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? देखिए, कूलाम का, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चाल से 2 सेकेंड में गुजरता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। अगला देखिए 932 नंबर का, कि इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन वी सप्लाई पावर टू द स्टेटर वाइंडिंग व्हाट इज प्रोड्यूस इन द स्टेटर ड्यू टू द करंट इन द वाइंडिंग, है ना। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में क्या उत्पन्न होता है? कॉइल में जो करंट चल रही है उस करंट के चलने से उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जिसको कहते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड डिपेंड करेगा कि ध्रुवों की संख्या कितनी है ना। ध्रुवों की संख्या पर ये डिपेंड करेगा। पोल की संख्या जितना ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र की गति उतनी कम, पोल की संख्या जितना कम, चुंबकीय क्षेत्र की गति उतना ज़्यादा। तो ये पोल पर इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्ट रूप से, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ध्रुवों की संख्या पर। एक बात और, कि यही चुंबकीय क्षेत्र है जो कंडक्टर के साथ लिंक होता है, कंडक्टर मतलब रोटर वाइंडिंग के साथ ये लिंक होता है, और रोटर वाइंडिंग में फिर एनर्जी को ट्रांसफर करता है ईएमएफ के रूप में, ठीक है ना। ये सब फैराडे के नियम के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। अगर फैराडे के नियम ना होते तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ना मोटर काम करती ना जनरेटर काम करता, फिर पावर उत्पन्न करने के लिए कुछ और ही मशीनें बनाना पड़ता हमें, है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की ये कहानी है, ओके। अगला देखिए, एक डीसी मोटर में डमी कॉइल का प्रयोग क्या है? डीसी मोटर में डमी कॉइल का प्रयोग क्या है? देखिए, डमी का मतलब आप खुद समझ जाना, जैसे डमी तो इंसान का भी डमी बनाया जा सकता है ना, चाहे तो मेरा भी डमी बन सकता है, मोबाइल का भी डमी आता है ना। वैसे ही जब भी किसी डीसी मोटर में तरंग वाइंडिंग करी जाती है, कौन सी वाइंडिंग?
तरंग वाइंडिंग करी जाती है, वेव वाइंडिंग की जाती है। तो वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। जब भी आर्मेचर के स्लॉट में हम वेव वाइंडिंग डालते हैं, एक सीरीज में डालते हैं, तो उस दरमियान कुछ स्लॉट खाली रह जाता है ना, कुछ स्लॉट खाली रह जाता है। जैसे कि देखो, इसमें चालक है, इसमें भी चालक डला है, इस स्लॉट में भी चालक है, इस स्लॉट में भी चालक है। अब इन दोनों स्लॉट में कुछ नहीं है, तो आर्मेचर का जो वजन है वो एक तरफा नहीं हो जाएगा। इधर आर्मेचर का वजन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कॉइल नहीं है तो आर्मेचर का वजन कम रहेगा। तो ये एक तरह से आप जब इसको सप्लाई दे करके चालू करेंगे तो ये क्या करेगा, कंपन करने लगेगा, वाइब्रेशन करेगा, है ना। इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा मैकेनिकली रूप से। और अगर बिगड़ गया, हिलते मान के चलो कि ये डगमगा रही है और चल रही है, तो हो सकता है कि ये बॉडी से अगर टच हो गया आर्मेचर तो ये टूट भी सकती है, मैकेनिकली क्षति पहुंच सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए हम एक डमी कॉइल डालते हैं। और डमी कॉइल का मेन मतलब होता है कि आर्मेचर जो होती है ना, जिस पर हम कॉइल डालते हैं, तो आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैकेनिकली बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर डमी कॉइल हम नहीं डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, कंपन करेगा, है ना, क्योंकि अनबैलेंस हो जाएगी। तो उस अनबैलेंस की स्थिति को सही करने के लिए डमी डाली जाती है इसमें। और ये जो डमी होती है, इस डमी कॉइल जो डाली गई है, इस कॉइल को किसी भी प्रकार से इस कॉइल में करंट का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इसका कनेक्शन किसी भी कॉइल के साथ नहीं होता। बस कॉइल डाल दो, हो गया, कनेक्शन किसी के साथ नहीं करना है कि सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दें तो इसमें भी करंट आए। इसमें कोई करंट नहीं आता, इसमें कोई विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, इस पर कुछ भी नहीं होता, ना ही धारा का प्रवाह चलती है इस पर। बस ये चुपचाप डमी कॉइल के जैसे पड़ी रहती है और इसका कोई काम नहीं है ना। भारत में किसी आवासीय परिसर में सामान्यतः शक्ति वितरण प्रणाली में दो तारों के मध्य वोल्टता कितनी होती है। अब देखना, दो तारों के मध्य बोली जा रही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, दो तार, है ना, देखना क्या कंफ्यूजन होगा। दो तार या तो हो सकता है कि फेज टू फेज, है ना, क्या क्या हो सकता है, फेज टू फेज हो सकती है, या फिर फेज टू न्यूट्रल भी हो सकता है, फेज टू न्यूट्रल हो सकती है। अगर फेज टू फेज होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, फेज वोल्टेज हो जाएगा, और फेज टू न्यूट्रल होगा, फेज टू फेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज, फेज टू फेज को लाइन वोल्टेज कही जाती है, और फेज टू न्यूट्रल को फेज वोल्टेज कहा जाता है, फेज वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन भी उसी हिसाब से है कि सी और डी तो छोड़ दो, 415 वोल्ट हो जाएगी और ये हमारी 230 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये बोला जा रहा है कि रेसिडेंशियल में, तो रेसिडेंशियल में तो देखो 230 वोल्ट ही होगा, है ना, आंसर 230 वोल्ट होगी। और ये हमें प्राप्त होता है सर्विस लाइन से। ये कहाँ से प्राप्त होती है, सर्विस लाइनों से। और जो सर्विस लाइनें होती है ना, ये आरसीसी पोल से चलती हैं। कहाँ से, आरसीसी पोल से चलती हैं। आरसीसी पोल का प्रयोग कितने वोल्टेज तक के लिए आप करते हो, है ना, 230 वोल्ट से और 11 वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट तक, उसके बाद नहीं। 11 किलो वोल्ट के बाद जो 33 किलो वोल्ट आती है वो जीआई की पोल होते हैं, वो आरसीसी वाले नहीं होते हैं, है ना। वाट मीटर एक तरह का उपकरण है। वाट मीटर किस तरह का उपकरण है, एकीकृत है क्या, ये एब्सोल्यूट है, इंडिकेटिंग है या रिकॉर्डिंग है। देखना, सबसे पहली बात आप ये समझो कि वाट मीटर, है ना, वाट मीटर, तो वाट मीटर किसको मापेगा, वाट मीटर पावर को मापेगा, है ना। वाट मीटर पावर को कौन कौन से पावर के माप सकता है, खपत की जा रही पावर, कंजप्शन पावर को माप सकता है, और जनरेटेड पावर, उत्पादन पावर, उत्पादित शक्ति और खपत शक्ति, दोनों को ये माप सकता है वाट मीटर, है ना। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V फॉर वोल्टेज और I फॉर धारा, है ना। तो ये दोनों के गुणनफल को मापता है।
वाट मीटर जो है ना केवल वोल्टेज को मापेगा और ना ही ये करंट को मापेगा, ये वोल्टेज और करंट दोनों के गुणनफल को मापेगा, है ना। इसमें देखना वोल्टेज के लिए इसमें पीसी प्रेशर कॉइल लगी होती है, करंट के लिए सीसी करंट कॉइल लगी होती है ना। वाट मीटर के अंदर दो कॉइल होते हैं, पीसी और सीसी, इसमें करंट चलती है, इसमें वोल्टेज चलती है। दोनों के गुणनफल को ये मापता है और एक रीडिंग दिखाता है, चाहे वो रीडिंग खपत की गई पावर की रीडिंग हो या फिर उत्पादित पावर की रीडिंग हो। इसलिए इसको कहते हैं इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण। कौन सा? इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण। और इंडिकेटिंग प्रकार के उपकरण का एग्जाम्पल क्या है? गैल्वेनोमीटर, ये भी इंडिकेट ही करता है सिर्फ। और दूसरा ये आपका ये जो टेस्टर है ना, अगर किसी फेज से टेस्टर को कनेक्ट करोगे आप तो फेज में कितना वोल्टेज कितना करंट आ रही है ये नहीं बता पाएगी आपकी वो टेस्टर, सिर्फ ये बताएगा कि हाँ करंट आ रही है इस पे, है ना, तो वो इंडिकेट बस करेगी। इसी प्रकार से वाट मीटर भी इंडिकेटर के जैसा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। एकीकृत के लिए देखिए दो एग्जाम्पल है, किलोवाट हावर मीटर। एकीकृत का मतलब समाकलन, है ना, समाते जाना उस पर। एक बार अगर चालू हो गया ये मीटर और रीडिंग देना चालू कर दिया तो भले ही लाइट कट जाए, मशीन बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो जीरो पर नहीं आएगी। जितने पर वो रुकी थी, बंद थी, उसी रीडिंग से फिर वो आगे बढ़ेगी। तभी तो जब मीटर की रीडिंग आप लेते हैं तो पिछले वाले महीने का और इस वाले महीने में जितना रीडिंग आया उसको माइनस करते हैं, फिर हमारी एक्चुअल रीडिंग आती है। तो किलोवाट हावर मीटर हो गया। दूसरा ओडोमीटर, ओडोमीटर जो बाइकों में लगी होती है उसको कहते हैं ओडोमीटर, जो स्पीड बताती है कि हमारी गाड़ी इतना किलोमीटर चल चुकी है ना। फिर क्या इंजन बंद कर देते हो तो ये जीरो पे आती है? नहीं आती है, वो फिर से उतने पे ही चालू होगा, फिर वो किलोमीटर प्लस होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो ये एकीकृत का हो गया। रिकॉर्डिंग में देखना कौन कौन से आते हैं। रिकॉर्डिंग में तो बहुत आएंगे, आपका एमीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है, आवृत्ति मीटर भी है, आवृत्ति मीटर भी है और साथ में ओम मीटर भी है। ये सब क्या है? रिकॉर्ड करते हैं, है ना, ये भी रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला कि फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या है? बड़ा इजी सा सवाल है, लेकिन मैं इसमें कुछ अलग चीज़ें आपको बताऊंगा। ओम मीटर जो है, फॉर्म फैक्टर जो है ये किसका रेशियो है? ये तो देखना आरएमएस मान का और औसत मान का अनुपात है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है फॉर्म फैक्टर। देखना आरएमएस मान कितना होता है? आरएमएस मान होता है 0.707 और औसत मान 0.637, है ना। 67 नहीं होता, 6 ही होता है। और इसको जब आप भाग करोगे तो आता है 1.11। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस मान औसत मान का 1.11 गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है, आरएमएस मान औसत मान से इतना गुना ज़्यादा है। किस केस में? साइन वेव के केस में, है ना। किस केस में? साइन वेव में। किसमें? साइन वेव में, है ना। ध्यान देना साइन वेव में, क्योंकि एसी में सिर्फ साइन वेव नहीं होता, एसी में रेक्टेंगुलर वेव भी होता है ना, सॉ टूथ वेव भी होता है और साइन वेव भी होती है। तो साइन वेव के केस में फॉर्म फैक्टर का मान इतना होता है। और दूसरी बात कि फॉर्म फैक्टर का यूज कहाँ पर होता है? एसी में, ये जानना जरूरी है। तो देखना इसका जो प्रयोग होता है ना, वो होता है कि तरंग की पहचान करने में, तरंग के आकार की पहचान, तरंग की आकार का पहचान करता है और विद्युत गुणों को समझने में भी ये हेल्प करता है ना। ये क्या करता है? और विद्युत गुणों को समझने में
विद्युत गुणों को समझने में मदद करता है, हेल्प करता है हमारा फॉर्म फैक्टर। तरंग की आकार, जैसे मैंने बताया ना 3-4 प्रकार के आकार होते हैं, तो किस आकार की क्या क्वालिटी है कि इस आकार में क्या गुण है, उसको फॉर्म फैक्टर के जरिए समझा जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और साइन वेव की स्थिति में 1.1 होता है हमारा फॉर्म फैक्टर का मान। ओके, एक और हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का है ये। व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस किसका? कॉमन बेस एम्पलीफायर का। कॉमन बेस एम्पलीफायर का कितना होता है? आउटपुट प्रतिरोध के बराबर होता है, उच्च किलो ओम के बराबर, या बहुत कम, या बहुत उच्च मेगा। ये होता है वेरी लो। कितना होता है? बहुत ज़्यादा कम होते हैं। देखिए, उभयनिष्ठ आधार एम्पलीफायर मतलब कि इसमें उभयनिष्ठ मतलब कॉमन किस टर्मिनल को माना गया है? 3 टर्मिनल होता है, ये देखना, ये है आपका आधार वाला टर्मिनल, और ये है संग्राहक जिसको कहा जाता है कलेक्टर, संग्राहक, और ये है एमीटर या फिर मैं उत्सर्जक लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा, उत्सर्जक जिसको कही जाती है एमीटर। इसमें बेस किसको माना गया है? आधार को माना गया है ना। और आधार को जब माना जाता है बेस, तब इस वाले एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों रखा जाता है कम? ताकि उत्सर्जक से धारा का प्रवाह आराम से हो सके, है ना, ताकि धारा का प्रवाह हो सके, प्रवाह आसानी से हो सके, धारा का प्रवाह ताकि आसानी से हो सके, आसानी से हो सके। अब देखना, धारा का प्रवाह एमीटर वाले यानी कि उत्सर्जक वाले टर्मिनल से ही क्यों कराई जाती है मालूम है आपको? क्योंकि जो हमारी एम्पलीफायर है ना, ये अर्धचालक की बनी हुई है, और अर्धचालक में एक गुण होता है कि जितना ज़्यादा अशुद्धि आप मिलाएंगे, उतना ज़्यादा उस टर्मिनल की चालकता में वृद्धि होगी। तो जो हमारा उत्सर्जक वाला टर्मिनल है, इसमें सबसे ज़्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग, इसलिए इसमें से धारा का प्रवाह इसी वाले टर्मिनल से कराया जाता है, ना कि इस वाले टर्मिनल से, ठीक है ना। इसलिए धारा का प्रवाह अगर आपको कराना है तो इसमें इनपुट प्रतिरोध बहुत कम रखना पड़ेगा, इसलिए इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसमें से सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल आराम से चले जाते हैं। तो उभयनिष्ठ आधार एम्पलीफायर है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए, तो इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पे माइक्रोफोन में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होता है ना, उस माइक्रोफोन का इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है, और उभयनिष्ठ आधार एम्पलीफायर का भी इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। इसलिए इन दोनों का इनपुट इम्पीडेंस यानी इनपुट प्रतिरोध कम होने के कारण ये इम्पीडेंस मैच कर जाते हैं, है ना, और आसानी से हम माइक्रोफोन के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर पाते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर के द्वारा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो करंट गेन होता है हमेशा 1 से कम होता है, लिखना। इसका जो धारा गेन होता है वो सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब कितना? 0.95 से 0.98 के बीच होता है, और वोल्टेज गेन इसका अधिक होता है, इसलिए इसको बफर करंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बफर करंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। देखिए, देखते रहिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, और उसका जवाब दीजिए।
ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल के जो सहसंयोजी बंध होते हैं इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए जो डायोड होते हैं दो प्रकार के होंगे, या तो सिलिकॉन का बनेगा या जर्मेनियम की बनेगी, या सिलिकॉन की या फिर जर्मेनियम की। इस बार का जो डायोड है वो किसका है, वो सिलिकॉन का बना हुआ है। तो सिलिकॉन में आपको पता है कि इसमें जो क्रिस्टल होते हैं, है ना, जो क्रिस्टल होते हैं वो एक कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में बंधे होते हैं। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, मैं आपको याद दिला दूं, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा इस प्रकार से, ऐसे ये सब आपस में बंधे होते हैं, ऐसे, है ना, ये इससे बंधा होगा, ये इससे बंधा होगा, ऐसे, ये क्या है, ये सब आपस में बंधे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। देखिए ये पूरा एक बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड के जरिए बंधे हुए, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट, सहसंयोजन बंध। जब तक इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे नहीं, धारा का प्रवाह हो नहीं पाएगा इस डायोड में। तो इसको तोड़ने के लिए कितना हमें एनर्जी देना पड़ता है, वो एनर्जी देना पड़ता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसमें धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। मतलब कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा वेस्ट चला जाता है, इतना एनर्जी धारा प्रवाह कराने के लिए। अगर इतना एनर्जी हम ना दें तो इसमें इसका बॉन्ड ना तो टूटेगी ना तो धारा का प्रवाह होगा। तो इतना एनर्जी हमारा, है ना, वैसे ही वेस्ट में चली जा रही है। अब इस ग्राफ के जरिए आप समझिए, ग्राफ के जरिए आप समझिए कि देखिए यहाँ पर है 0.5, 0.8 से पहले थोड़ा सा 0.7, यहाँ से करंट का ग्राफ एक रैखिक रूप से मिल रहा है ना, 0.7 से यहाँ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो करंट है वो ग्राफ रैखिक रूप से मिलना चालू हो गया। ये वोल्टेज की ग्राफ चल रही है ना, ये करंट का है। अगर यही जर्मेनियम का होता तो जर्मेनियम में होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करंट चलना चालू हो जाता है। तो वोल्टेज इसमें कम एनर्जी हमारी वेस्ट होती है जर्मेनियम में, और सिलिकॉन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तभी जाकर किसका बॉन्ड टूटता है और क्रिस्टल अलग अलग होते हैं और धारा का प्रवाह चालू हो जाता है ना। नेक्स्ट है कि डीसी जनित्र का कार्य किसके उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। तो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के घूमते हुए कॉइल से हमें ईएमएफ मिलता है, तो वो गतिशील ईएमएफ हुआ। कौन सा, गतिशील ईएमएफ। और ईएमएफ का फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, लिख लेना आप। ईएमएफ बराबर फाई ZNP/60A वोल्ट, है ना, इतना वोल्टेज ये उत्पन्न करता है 5 ZNP। देखना इसमें से क्या क्या स्थिर होता है, क्या क्या स्थिर होता है। फ्लक्स स्थिर होते हैं, ठीक है ना, आर्मेचर चालक, जेड आर्मेचर चालक स्थिर होते हैं, ठीक है ना, और ये क्या है, समांतर पाथ ए है, समांतर पाथ, यानी कि ये तीनों पैरामीटर, ये तीनों पैरामीटर, है ना, ये तीनों विद्युत की राशियां क्या हैं, कांस्टेंट होती हैं, ये चेंज नहीं होती, स्थिर होती हैं, स्थिर होती हैं। पोल को कम ज़्यादा करोगे तो गति कम ज़्यादा होगी, है ना, और गति कम ज़्यादा होगी तो ईएमएफ कम ज़्यादा होगी। तो ईएमएफ गति पे ही डिपेंड कर रही है, गतिशील प्रेरित ईएमएफ होगा। ट्रांसफार्मर में मैंने एक अपने ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में गतिशील ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो गतिशील नहीं होता, वो स्थिर ईएमएफ उत्पन्न करता है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए। ओके। यदि दो समान आवेशों के दूरी दोगुनी हो जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना से कितना गुना हो जाएगा। देखिए बल का फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम के द्वारा, है ना, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार बल F बराबर क्या होता है, Q1 × Q2, है ना, बटा R²
बटा आर स्क्वायर। अब मान के चलो कि अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ तो Q1 Q2 ठीक है, मैं 1 मान लेता हूँ, और आर स्क्वायर 2 गुना कर दीजिए तो 2 गुना हो गया ये, ठीक है ना। अब F बराबर 1/4, कितना हो गया 1/4, तो 1/4, और क्या हो जाएगा, दूरी जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इन दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उतना ही कम होता जाएगा। तो क्या होगा, घटेगा तो बढ़ने वाला तो कर दो डिलीट, ऑप्शन ए और डी हो गया डिलीट, और बी बचा 1/4, 1/4 हो जाएगी, और घटेगी, क्या होगा, घट जाएगा, है ना। एक चार्ज मान के चलो यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, भले ही चाहे प्लस प्लस का ही हो या माइनस माइनस का हो, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, है ना। अब इसके अंदर जो प्रतिकर्षण का गुण आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रतिकर्षण का गुण ज़्यादा होगा कि कम, कि कितने दूरी पर दोनों चार्ज हैं, है ना, दूरी पर ये डिपेंड करेगा। तो दूरी ज़्यादा हो गया, 2 गुना हो गया, तो 1/4 हो जाएगी उसके बीच का गुण, और ये कूलाम के नियम के द्वारा सिद्ध किया जाता है ना। यदि और गेट के 2 इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दूसरा सवाल है। यदि और गेट, सबसे पहले तो देखो और गेट होता कैसा है ना। और गेट ऐसा होता है, ऐसे होते हैं और गेट। और गेट में चलो यहाँ पर बोल रहा है ना कि 2 ही सिग्नल दे रहा है, हमें 2 इनपुट दे रहा है, तो इनपुट ए और इनपुट बी, आउटपुट क्या होगा। मान के चलो कि इनपुट 0 और 1 है ना। सबसे पहले देखो आउटपुट हमें हाई कब मिलता है, आउटपुट हाई कब मिलता है, 1 को हम मानेंगे हाई, उच्च, और 0 को मानेंगे लो, यानी कि निम्न, शून्य, है ना। तो देखना, अगर ए इनपुट 0 है और बी वाला इनपुट 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगी इकाई, ठीक है ना। अगर सिग्नल ए 0 है और सिग्नल बी ए भी 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, शून्य, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर सिग्नल ए हाई है और सिग्नल बी भी हाई है तो हमें आउटपुट मिलेगा हाई, इकाई। अगर सिग्नल ए मान के चलो हाई है और सिग्नल बी जो है ये शून्य है, तब ये आउटपुट मिलेगा हमें 1 का मतलब हाई। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई रहेगी तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगी। जब दोनों इनपुट 0 हैं, जब इनपुट ही 0 दोनों होगा तो फिर आउटपुट क्या उम्मीद रखोगे आप, कोई उम्मीद नहीं रखोगे। तो ये होगा, है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट करके, मैं यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ कि दोनों सिग्नल में से दोनों सिग्नल में से एक भी सिग्नल अगर हाई होगा तो आउटपुट हाई प्राप्त होगा। आउटपुट कैसा प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा। मतलब कहने का है कि इनपुट कोई भी एक रहेगा, कोई भी एक हाई रहेगा तो हम धारा का प्रवाह इसमें होगा, है ना। और गेट है, और गेट में होगा। और गेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, देखिए जो बाइनरी जोड़ और घटाव होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बाइनरी जोड़ घटाव के लिए, बाइनरी जोड़ तथा घटाव हेतु, बाइनरी जोड़ तथा घटाव हेतु, यानी कि अंक गणित के लिए, है ना, अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक सिस्टम के लिए इसका प्रयोग करते हैं और गेट का। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है,
इससे आसान सवाल अब क्या हो सकता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? देखिए m बराबर क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम ये बताता है ना कि m बराबर ZIT, और Z ही रासायनिक तुल्यांक है, तो Z बराबर m बटा IT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z बराबर m बटा Q, ठीक है ना, क्योंकि Q बराबर IT होता है। तो आप यहाँ से देखिए m क्या है, मास यानी कि वजन, जिसको हम ग्राम में मापते हैं, और Q क्या है, कूलाम, चार्ज है, और चार्ज को कूलाम में मापा जाता है, तो ग्राम प्रति कूलाम इसका हो गया मात्रक, ग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर 1। कितने कूलम का चार्ज प्रवाहित हो जाने पर 1 एम्पीयर धारा कहलाता है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कितने कूलम का चार्ज जब प्रवाहित हो जाता है 1 सेकेंड में, तो वो 1 एम्पीयर करंट कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग ए ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखते हो ना कि एक जो हमारा ट्रांसफार्मर का वो वाला पार्ट होता है कंजर्वेटर, जो ऊपर ढोल के जैसा दिखता है ना, उसी से लिंक होता है, उसी से जुड़ा होता है हमारा ब्रीदर। ब्रीदिंग का मतलब मैं आपको बता दूं कि सांस लेना, है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है। तो इसका काम ये होता है कि ट्रांसफार्मर जब हीट होता है तो उसके अंदर का तेल भी गर्म हो जाता है, उस तेल को ठंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम बनाया है, मैकेनिज्म तो नहीं, ये एक प्रकार का ऐसा तरीका है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हवा को इंसर्ट कराया जाता है ताकि तेल ठंडा हो सके, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि जो वातावरण में जो हवा है उस हवा में नमी भी है, और वो नमी युक्त हवा अगर ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई जहाँ पर तेल है, तो तेल की कुचालक क्षमता को ये नष्ट कर देगा, है ना, उसमें नमी चली जाएगी। तो इसलिए हमने ब्रीदर में ऐसा एक केमिकल लगा दिया है, लगा रखा है, रासायनिक पदार्थ लगा रखा है जो उस नमी को, उस हवा में जो नमी है उस नमी को सोख लेता है और हवा को, ड्राई हवा अंदर जाती है, जिससे नुकसान नहीं हो पाता हमारा इंसुलेशन को, ऑयल का। तो ये क्या करता है, श्वसन के दौरान हवा में नमी को सोखने हेतु। ऑप्शन नंबर ए को कुछ लोग ध्यान दे रहे होंगे कि नहीं, बी को, कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश हो रही नमी युक्त हवा की नमी सोखने हेतु। अब देखना, ट्रांसफार्मर में प्रवेश हो रही है, अब ट्रांसफार्मर में कहाँ प्रवेश हो रही है, ट्रांसफार्मर की बाहरी बॉडी में या ट्रांसफार्मर के अंदर में? क्या ये आपको संतुष्ट कर पा रहा है? ये ऑप्शन नहीं कर पा रहा है कि ट्रांसफार्मर के बाहरी बॉडी में ये प्रवेश कर रहा है कि अंदर वाली पार्ट पे, लेकिन ये बोल रहा है श्वसन के दौरान। तो इसका मतलब कि श्वसन के दौरान तो अंदर हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के जरिए पूरे बॉडी में, बाहरी बॉडी में फैलती है कि आंतरिक बॉडी में फैलती है ना, इंटरनल पार्ट पे फैलता है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर के भी इंटरनल पार्ट पे। एक बड़ा सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि नई सिलिका जल का रंग कैसी होती है ना, नई जेली का रंग। तो नई सिलिका जेल जो होता है ना, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। और अगर ये पुरानी हो गई या फिर नमी सोखने के बाद, ऐसे लिखता हूँ मैं, नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। तो ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि नीला कलर का ही दिखता है आपको। इसका मतलब कि अगर ट्रांसफार्मर में ये लग गया है ना, तो नमी सोखना चालू कर देगा, तो नमी सोखना चालू कर देगा तो कलर भी नीला हो जाता है। इसलिए हल्का गुलाबी तभी आपको देखने को मिलेगा जब पहली बार, फर्स्ट टाइम लगेगा ट्रांसफार्मर में, तब। विद्युत धारा के ऋण प्रतीक क्या होता है? बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ना। व्हाट इज द कन्वेंशनल सिंबल? तो ये आई हो गया, ऋण इकाई आई है, और ए है इसकी एसआई इकाई। ए क्या है इसकी? एसआई इकाई है, जिसको एम्पियर कहा जाता है। डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? आज बड़ा सवाल आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो ये 8 बिट्स के बराबर होते हैं। देखना,
1 बाइट बराबर 8 बिट्स, है ना, 8 बिट्स। और एक निबल बराबर 4 बिट्स। तो अब देखना इसमें से बड़ा कौन है, बिट है बड़ा कि बाइट है बड़ा? बाइट बड़ा है ना। मतलब कि 8 बिट जब आप मिलाओगे तब 1 बाइट बनेगा। अगर 8 बिट से थोड़ा भी कम हुआ तो 1 बाइट भी ना बन पाएगा। जैसे करेंसी का कंपेयर अगर करें तो अपने इंडिया की जो करेंसी है अभी लेटेस्ट का, आज का, मैं 3 जनवरी का बता रहा हूँ, 3 जनवरी 2026 का, कि अपडेट दे रहा हूँ कि 1 इंडियन रुपीज और इंडिया का 90 रुपया अमेरिका का $1 के बराबर है। तो बताओ $1 बड़ा हुआ, $1 महंगा हुआ कि इंडिया का महंगा हुआ? $1 बड़ा है ना। वैसे यहाँ पर 1 बाइट बड़ा है, ठीक है ना। मतलब कि हम 90 रुपये देंगे पैसा तो हमें डॉलर का $1 मिलेगा, USA का, ठीक है ना। तो इतना पावरफुल है करेंसी अमेरिका का। वैसे ही ये भी है, 1 बाइट बड़ा है, ठीक है ना। यानी कि 1 बाइट बनाने के लिए हमें 8 बिट्स इकट्ठा करना होगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB बराबर 8000 बिट्स, है ना। तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आप मेमोरी का जो स्टोरेज आप देखते हैं वो किस में होता है? KB में, MB में, GB में, TB में, है ना। इसी में होता है गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इसी में होता है ना। तो 1 किलोबाइट बराबर बिट्स में अगर देखा जाए तो 8000 बिट होगा। कितना होगा? 8000 बिट्स। लेकिन बाइट्स में अगर देखें तो 1024 बाइट के बराबर होगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है ना। तो ये क्या करता है? डिजिटल सिस्टम का ये बाइट है और एनर्जी को नहीं, ये स्टोर करने का काम करता है डेटा को। किसको? डेटा को स्टोर करने का काम करता है ये, ठीक है ना। टार्क निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होता है? अब तो ये बताया नहीं कि DC का टॉर्क, AC का टॉर्क, DC का शंट मोटर का टॉर्क, DC का सीरीज मोटर का टॉर्क, कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन देख करके चलो समझते हैं। फ्लक्स और आर्मेचर धारा, आर्मेचर फ्लक्स, अब समझ में आ गया। देखना टॉर्क जो होता है ना, ये शंट मोटर की बताई जा रही है। देखिए टॉर्क जो है ना, टॉर्क को हम T से लिखते हैं, तो टॉर्क बराबर होता है, या टॉर्क समानुपाते आर्मेचर करंट इनटू फ्लक्स, और फ्लक्स हमारा होता है कांस्टेंट, स्थिर। इसलिए टॉर्क हमेशा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। ये होता है शंट मोटर में, किसमें? DC शंट मशीन में, ठीक है ना। और DC का श्रेणी जो मोटर होता है इसमें कुछ मामला अलग होता है। DC का शंट मोटर में अलग और सीरीज मोटर में अलग। देखिए DC सीरीज मोटर में होता है पोल जब संतृप्त नहीं होते हैं, है ना, पोल संतृप्त होने से पहले जो टॉर्क होता है आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, ओके। और पोल संतृप्त होने के बाद टॉर्क जो होते हैं केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होते हैं, है ना। DC सीरीज मोटर का ग्राफ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चल रहा है आर्मेचर का करंट और ये वाली ग्राफ है आर्मेचर का टॉर्क, ठीक है ना। शुरू में स्टार्टिंग में हमें कैसा मिलता है टॉर्क? स्टार्टिंग में ऐसे टॉर्क मिलता है, यू कर्व के जैसे, क्योंकि अभी तक पोल सेचुरेट हुए नहीं है DC मोटर के, इसलिए टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती है। जब पोल सेचुरेट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद तो आर्मेचर करंट के केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती, और तब ग्राफ मिलता है रैखिक, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक
इसको मैं ए नाम दे दूं और इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दूं, तो ये हमारा कहलाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभिक जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क, ये आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है ना। और इसका आकार देखना, परवलय आकार, इसका आकार कैसा होता है, परवलय प्रकार का। और बी से सी तक का ये है, इसको कही जाती है रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क कब मिलता है, जब हमारा पोल सेचुरेट हो जाता है, और इस समय जो टॉर्क प्राप्त होता है केवल आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है। आर्मेचर करंट कम तो रनिंग में टॉर्क कम, आर्मेचर करंट ज़्यादा तो रनिंग में टॉर्क ज़्यादा, है ना। ये पोल सेचुरेट होने के बाद, तो ये डीसी सीरीज मोटर का है, शंट मोटर का ऐसा नहीं होता है। शंट मोटर का लीनियर होता है, ठीक है ना। आंसर तो बताया नहीं। फ्लक्स और आर्मेचर धारा ये दोनों, ये डीसी शंट मोटर का भी सवाल है ना, सीरीज का ये रहा। बैक ईएमएफ का व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करिए बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ 5ZNP 60A, ऑप्शन नंबर बी 5ZNP 60A। देखना, P तो पोल हो गया, 5 फ्लक्स हो गया, Z आर्मेचर चालकों की संख्या, N गति। 60A ये बताता है कि डीसी मोटर के अंदर लैप वाइंडिंग की गई है कि वेव वाइंडिंग किया गया है। अगर लैप वाइंडिंग होगा तो समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर, 2 पोल तो करंट को जाने के लिए 2 रास्ते, 4 पोल तो करंट को जाने के लिए 4 रास्ते, है ना। अगर वेव वाइंडिंग है तो केवल 2 रास्ते होंगे, चाहे पोल कितना भी हो। तो ये ए जो है समांतर पाथ को बताता है। देखना, और भी बैक ईएमएफ का नाम है काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, और 3-4 नाम है इसके। किसका उपयोग केवल छोरों के एक उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है, यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। ये चित्र आप देख लो, इसको कहा जाता है केबल ग्लैंड। ये क्या है हमारी केबल ग्लैंड, ये है केबल ग्लैंड। ये जीआई का भी होता है, पाइप का भी होता है, ठीक है ना, पीवीसी का भी होता है। यही है हमारा केबल ग्लैंड, जो कि जीआई का भी होता है और पीवीसी पाइप दोनों का, है ना। अभी तो ये जीआई का है, अभी तो ये जीआई का है, ठीक है ना। तो केबल के अंत में लगा देते हैं ये केबल ग्लैंड को। केबल लग्स तारों को जोड़ने का काम आता है, टर्मिनेट करने का काम आता है, टर्मिनल में कनेक्ट करने का। 210, ये 10 क्या है, डेसिमल, है ना। 26 क्या है अपने आप में, डेसिमल है, और इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, बस वैसे ही निकाला जाता है और कुछ नहीं होता। 26 है, देखो 13 दूना 26, बचा क्या 0, कुछ नहीं बचा। 2 का फिर भाग दो, 6 दूना 12, बचा क्या 1, लिख दो यहाँ पर। फिर 2 तिया 6, बचा क्या कुछ नहीं 0। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या 1। फिर 2 एकम 2 क्या है, इसको ना ऊपर से नहीं लिखेंगे, इसको नीचे से लिखेंगे। तो नीचे क्या मिला है देखो, 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपकी आंसर होगी 1 1 0 1 0। ये यानी कि 26। आप सोचो थोड़ा सा, मोबाइल का जो बटन हम दबाते हैं 2 और 6, मोबाइल का हम बटन दबाते हैं ना 2 और 6, या फिर कंप्यूटर का जो हम कीबोर्ड में 2 और 6 नंबर जो प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर के माइंड तक, सीपीयू तक कैसा सिग्नल पहुंचता है, 1 1 0 1 0। आप सोचो 1 1 0 1 0। तो कंप्यूटर हमारे इस सिग्नल को नहीं समझता 2 4 को, हम समझते हैं 2 4 को, हमारे लिए आसान है ना। 1 दबाना, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक के संख्या को हम समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता है। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे लॉजिक गेट लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो इसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, बाइनरी सिस्टम में।
ठीक है ना। और इन बाइनरी सिस्टम को जोड़ने के लिए, बाइनरी सिस्टम को घटाने के लिए और गेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में, क्योंकि ये डेसिमल संख्या है और ये है बाइनरी संख्या। ये कौन सी संख्या है? ये है बाइनरी नंबर, है ना, ये है बाइनरी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अर्थिंग एलटी फीडर पिलर में? तो इसमें जीआई होता है यार, जीआई स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं एलटी फीडर पिलर में, है ना। जीआई स्ट्रिप आप देखते होंगे ना, जो आरसीसी के पोल होते हैं, कहा जाता है ना, कहा जाता है कि आरसीसी के जो पोल होते हैं, हर तीसरे पोल को अर्थ करना ज़रूरी है, हर तीसरे पोल को अर्थ करना ज़रूरी है, इसलिए कि उस पोल पर जो इंसुलेटर लगा हुआ है ना, जिसके सहारे तार लटकी हुई है, तो उस इंसुलेटर में अगर मान के चलो कि वातावरण का कोई भी ऐसा डस्ट, धूल वगैरह, या चिड़िया का जो बीट होता है वो, या घास फूस कुछ भी, अगर वो उस पर जम गया और सड़ गया और उस पर जब नमी पड़ेगी, तो जो तार का करंट है उस नमी के जरिए धीरे धीरे लीकेज होकर के पोल तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो वो लीकेज करंट से हमें झटका लग सकता है, इसलिए लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए हम हर तीसरे पोल को अर्थ करते हैं। और अर्थ आपको देखते होंगे, एक पतली सी जीआई की पाइप होती है लगभग 2.5 mm की, जिसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, वही हमारी अर्थ हो जाती है। तो वो जीआई की स्ट्रिप होती है ना, किसकी? जीआई की स्ट्रिप होती है, ठीक है। चलिए, तो हो गया, आज का हमारा इतना ही था, है ना। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 25 क्वेश्चन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, अब बारी है इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो पीडीएफ के लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, और इसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, ठीक है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको QR कोड मैंने इसलिए लगा रखा है आपकी सहूलियत के लिए, कि इधर उधर लिंक को ढूंढना ना पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, बहुत कुछ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम से। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ये कुछ सवाल थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। और जैसे ही ये हमारी 50 डेज वाली सीरीज़ ख़त्म होती है मैराथन की, तुरंत मैं आप सभी के लिए थ्योरी की क्लासें शुरू कर दूंगा, है ना। तो थ्योरी की क्लास के लिए बहुत बच्चे बेताब हो रहे हैं, बहुत इंतज़ार में है कि सर थ्योरी की क्लास शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जिनका थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने, उनको सवाल तो समझ में आएगा नहीं, उनको सवाल नहीं समझ में आएगा, और जिन्होंने थ्योरी पढ़ा है वही सवाल समझेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को साथ लेकर के हमें चलना है। चलिए, सेशन को शेयर करिएगा और हमारे साथ कनेक्ट रहिए रोज़ाना सुबह 8 बजे क्लास देखने के लिए। थैंक यू।